एक काम कर, तुम यहाँ उतर जाओ, मैं पार्क करके आता हूँ। छोड़ो छोड़ो। कौन था वो? हाँ, कहाँ गया? पता नहीं कौन था, ऐसे ही अचानक से आके मेरा हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती करने लगा। मैं चीखने ही वाली थी, वो भाग गया, लेकिन पता नहीं। पुलिस स्टेशन चलो, ऐसे लोगों की कंप्लेन करनी चाहिए, सालों का सजा मिलनी चाहिए। चलो। नहीं रुको, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, छोड़ो। ऐसे लफंगों के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। चलो छोड़ो, घर चलो। बरखा तू घर चलो ना प्लीज। पर ये है कौन सर? नंदन, बरखा का पहला पति। क्या? नंदन का फोटोग्राफ सारे खबरों में बांट दो और उसके घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ओके सर। सर गांव में या घर में जरूर किसी ना किसी के कांटेक्ट में होगा। कुलकर्णी, अभी सारा फोकस नंदन पे रखो, हो सकता है उसी ने बरखा को मारा हो। ओके सर। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? आप मेरे साथ मेरे रूम में सोना। आंटी जी, प्रकाश है? हाँ प्रकाश। अरे राशि आओ ना। माँ, ये राशि है, बरखा की फ्रेंड। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। पीहू बेटा, आपने खाना खाया? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? देख, लड़की अच्छी लग रही है, शादी कर ले। माँ की बरखा की चिता क्या ठंडी भी नहीं है, और आप? तो क्या करूं? हाँ, कब तक जिंदा बैठे रहेंगे हम लोग? मैं इतना ही चाहती हूँ ना कि तेरी शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए। और अब तो तू एक बच्चे का बाप भी है, कौन देगा अपनी अच्छी लड़की? बोल। माँ, नहीं करनी मुझे शादी। जी सर। आपकी पत्नी कहाँ है? क्या हुआ साहब? कोई गलती हो गई क्या हमसे? आपने तो कहा था कि आपके घर में किसी की कोई बात नहीं होती नंदन से, लेकिन आपकी वाइफ की तो हर हफ्ते बात होती है उससे। नहीं साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कैसे बात कर सकती है उससे? हमने तुम सबके कॉल डिटेल्स निकाले हैं। तुम्हारी पत्नी के नंबर से एक नंबर मिला है मुंबई का। बोलो, मुंबई में किससे बात करती थी वो? मुंबई में? हाँ साहब, वो नंदन का ही नंबर है, मैं बात करती हूँ उससे। और ये बात तुमने आज तक छुपाई रखी है हमसे? हाँ, नहीं बताया मैंने। आप लोग हर बात के लिए उसको ही कसूरवार ठहराते थे। आप लोग अपनी तकलीफ दिखती है, मेरी नहीं। एक माँ का दर्द नहीं समझ सकते आप लोग। लास्ट टाइम नंदन से कब बात हुई थी आपकी? साहब, 8 मार्च को, लेकिन उसके बाद से उसका फोन ही नहीं मिला। आप पता कर दो ना, मेरा बेटा ठीक तो है? सर, उन्नाव पुलिस ने जो नंबर दिया था वो नंदन का ही है। मैंने उसका एड्रेस भी निकाल लिया। सर, यहाँ तो ताला लगा हुआ है और काफी बदबू भी आ रही है। ताला तोड़ दो। बरखा और नंदन के प्यार का अंत इतना भयानक होगा, इसका अंदाजा शायद उन दोनों को भी नहीं था। पुलिस के सामने नंदन की लाश पड़ी थी, जो खुद बरखा की हत्या का संदिग्ध था।
पुलिस के सामने सवालों की लंबी लिस्ट थी। इन हत्याओं को किसने अंजाम दिया था? इन दोनों का हत्यारा कोई एक ही था या फिर अलग अलग? और 12 साल बाद किसने बरखा और नंदन से बदला लिया था? फिलहाल पुलिस को प्रकाश, केवल, शंभू और उन चोरों पर शक था जो चोरी की आड़ में मर्डर करने आए थे। लेकिन सवाल अब भी यही था कि इनमें से हत्यारा कौन था। इन सवालों के हैरान कर देने वाले जवाब हमें मिलेंगे कल इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1 को। ताला तोड़ दो। The number you have dialed is not responding. बेटा क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? वहाँ मुंबई में सब ठीक तो है ना? पापा बहुत देर से बरखा का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है। 12 महीने पहले जब तू यहाँ दिल्ली आया था ना, तब से लेके रोज मैं यही नाटक देख रही हूँ। माँ बरखा जानती है कि कंपनी ने मेरा ट्रांसफर किया, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। काम क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये सब उसे क्या पता? अरे वीना, तुम कभी भी शुरू हो जाती हो बहू को लेकर, और उससे आज तक हम मिले तो है नहीं। हाँ, तो मैं मिलना भी नहीं चाहती उस औरत से। हेलो कविता आंटी, मैं प्रकाश। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हारा और बरखा का फिर से झगड़ा हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा बरखा फोन नहीं उठा रही है काफी देर से। आप प्लीज जाकर देखेंगी और उसे बोलेंगी कि फोन कर ले वो मुझे। तुम दोनों के झगड़े में सबसे ज्यादा टेंशन मुझे होती है। मैं जा रही हूँ। थैंक यू आंटी, प्लीज। आंटी। हाँ बेटा, मैं बहुत देर से बेल बजा रही हूँ, लेकिन लगता है घर में कोई नहीं है। अच्छा आंटी, शायद हो सकता है कि बरखा कहीं बाहर गई हो। लेकिन अभी तो रात के 10 बज रहे हैं, इस टाइम। हो सकता है आंटी वो अपनी फ्रेंड राशि के साथ हो, मैं उसे ट्राई करता हूँ। हेलो। हाय राशि, बरखा है क्या तुम्हारे साथ? बरखा? नहीं, मैं तो अहमदाबाद में हूँ। कोई बात है क्या? नहीं, वो एक्चुअली बहुत देर से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। कविता आंटी घर भी गई तो उन्होंने कहा कि घर पे भी कोई नहीं है, तो मुझे लगा शायद तुम्हारे साथ होगी। नहीं प्रकाश, वो मेरे साथ नहीं है। हो सकता है किसी काम से बाहर गई हो और फोन स्विच ऑफ हो गया हो। हाँ, हो सकता है। या फिर तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ हो। नहीं नहीं, चलो मैं रखता हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। कई बार घंटे बजाए, लेकिन कोई खोल ही नहीं रहा। लगता है बरखा अभी तक आई नहीं है। ओके आंटी, मैं राशि से एक बार और बात करता हूँ। बरखा का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। ठीक है। नहीं, मुझे बरखा का कॉल नहीं आया। या आई हैव गॉट द टिकट्स। यार मुझे डर था कि कहीं इतनी जल्दी में टिकट मिलेगी कि नहीं। या थैंक यू सो मच। प्रकाश, अरे ये सूटकेस लेके कहाँ जा रहा है? माँ, 2 दिन से बरखा का फोन नहीं लग रहा है। बाबू मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। हाँ बेटा, मैं मुंबई जा रहा हूँ। सुन बेटा, वहाँ पहुँच के फोन कर देना।
बरखा, 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 कविता आंटी, कविता, क्या हुआ मम्मा? चुप चुप चुप, क्या हुआ मम्मा? मम्मा लेकिन क्या हुआ? मेरे बच्चे कुछ एक मां ने अपनी ममता, अपने प्यार की मिसाल पेश की थी। बरखा ये जान गई थी कि हत्यारे उसके साथ साथ उसकी बेटी की भी हत्या करना चाहते हैं। उसने अपनी समझ और अपनी हिम्मत से अपनी बेटी की जान बचा ली और खुद अपनी बलि चढ़ा दी। ये बात तो साफ थी कि बरखा उन कातिलों को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? चोरी, रंजिश या नफरत? और अपनी नफरत को इस हद तक ले जाने वाले वो अपराधी थे कौन? एक मां ने अपनी मासूम बच्ची को उन कातिलों से तो बचा लिया था, लेकिन क्या वो बच्ची अब भी सुरक्षित थी? क्योंकि जिस अलमारी में वो बंद थी वहां से बाहर निकल पाना उसके लिए असंभव था। और अगर वो ऐसे ही बंद रही तो उसकी जान, उसकी जिंदगी अब भी खतरे में थी। पीयू, 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 पीयू। चलो मत लो, आप लोग बाहर जाइए। ठीक है सर, किसी ने मेरी बीवी को मार दिया सर। मेरी बेटी भी गायब है, 8 साल की है सर। पीयू नाम है उसका। पूरा घर ढूंढ लिया सर, कहीं नहीं। सर प्लीज उसे ढूंढिए। अब बैठिए, हम देखते हैं। सर प्लीज देखते हैं आप कौन है? मैं इनकी पड़ोस है। स्मिता, सर गला काट के मारा गया है। कुलकर्णी, सारे घर की अच्छे से तलाशी लो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। ओके सर।
क्या नाम बताया आपने? प्रकाश। देखिए, मुझे लगता है कि जिसने आपकी पत्नी को मारा है, आपकी बच्ची भी शायद उसी के पास। आपको कोई कॉल आया रैंसम वगैरह की? नहीं सर। 2 दिन से कहाँ थे? दिल्ली में था सर। किस काम से गए थे? मैं वहीं रहता हूँ सर। फैमिली से दूर? कोई खास वजह? नहीं सर, बस 1 साल पहले मेरा ट्रांसफर हुआ तो मैं वहीं शिफ्ट हो गया। तो आपकी पत्नी और आपकी बच्ची आपके साथ दिल्ली क्यों नहीं गई? मैंने बोला था बरका को चलने के लिए, उसे अस्थमा था, तो उसने कहा कि दिल्ली के पॉल्यूशन में इसको प्रॉब्लम होगी, और हमारी पीहू का जन्म भी 7 महीने में ही हो गया था, तो उसने कहा कि उसके लिए भी दिल्ली ठीक नहीं है। हादसे की खबर आपको कब लगी? सिर्फ मैं 2 दिन से बरका को ट्राई कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। मुझे घबराहट सी होने लगी, इसलिए मैं आज सुबह मुंबई आ गया। और जब घर आया तो देखा कि सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए, सिर्फ बहुत छोटी है सर। पीहू की फोटो दिखाइए आप। हाँ सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था कुछ दिन पहले, ये अभी लिया है, इसमें नहीं है। कोई फोटो नहीं है आपके पास पीहू की? होगी सर, पीहू की अलमारी में होगी। क्या हुआ? सर ये कभी लॉक नहीं रहती है, चाबी बॉडीला पोस्टमार्टमसाठी पाठवा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बरखा का मर्डर हो चुका है, घर में चोरी हुई थी, और बच्ची इस तरह अलमारी में बंद। पिछले 3 दिन का बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और जरा वॉचमैन से पूछताछ करो। ओके सर। सर पूरे घर में कहीं भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। सर इसका मतलब ये हुआ कि बरखा हमलावर को अच्छी तरह से जानती थी, इसका फायदा उठा के वो घर में घुसा। फिर बरखा ने उसके लिए चाय बनाई, फिर मौका पाकर उसने वारदात को अंजाम दिया। कुलकर्णी, हमलावर 1 से ज्यादा था। ये देखो, चाय के टोटल 3 कप टूटे हैं, इसका मतलब 2, 3 या शायद उससे ज्यादा लोग आए थे। एक और बात, चल ये देखो कुलकर्णी, बच्ची के कमरे के दरवाजे को फोर्सफुली तोड़कर खोला गया। हो सकता है कि जब बरखा उन लोगों के लिए चाय लेके आई, उस वक्त उसे उन लोगों के इरादों की भनक पड़ गई और उसने अपने आप को कमरे में बंद करने की कोशिश की। सर देखकर तो लग रहा है कि हमलावर चोरी के इरादे से आया था। बरखा का फोन, मोबाइल, ज्वेलरी सब कुछ गायब है, और सर दूसरे कमरे की अलमारी भी पूरी तरह से खुली हुई है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। डॉक्टर साहब कैसी है पीहू? घबराने की कोई बात नहीं है। डिहाइड्रेशन और डर की वजह से आपकी बेटी बेहोश हो गई थी, हमने ट्रीटमेंट दे दिया है, वो होश में आ जाएगी। मैं मिल सकता हूँ उससे? अभी आप बच्ची से नहीं मिल सकते, होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू डॉक्टर। आपको किसी पे शक है? ऐसी हरकत कौन कर सकता है? सर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर। कभी कभी दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है। कातिल बड़ी आसानी से घर में दाखिल हुए थे, बरखा ने उनके लिए चाय भी बनाई थी। शायद बरखा को उनके इरादों की भनक लग गई, इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, और शायद उसे ये भी डर लगा कि वो बच्ची को मार सकता है, इसीलिए उसने पीहू को अलमारी में लॉक कर दिया। सर लेकिन मेरी बीवी और बच्चे को मार के किसी को क्या मिलने वाला था? ये तो वही लोग बता सकते हैं। आप एक बात बताइए, आपने 2 दिन तक पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं? सर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी बरखा कई बार मोबाइल बंद कर चुकी थी। जब भी कभी मुझसे नाराज हो जाती थी, वो मोबाइल बंद कर लेती थी, और अभी 2 दिन पहले भी हमारी बहस हुई थी। जिंदगी काटने और गुजारने में फर्क होता है बरखा। जिंदगी जितनी लंबी लगती है उतनी ही छोटी होती है, और हम लोग अपनी जिंदगी के कीमती पल ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या करूं? जितनी जिंदगी बची है उसे भी खत्म कर दूं? तुम तो जानते हो ना मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, और मम्मी आज तक मिली नहीं हूं उनसे, लेकिन फोन पर जितनी भी बात हुई है ना,
उससे तो ऐसा लगता है कि अगर 4 दिन भी हम साथ में रहना तो वैसे ही नहीं बचूंगी। तुम माँ की फिक्र मत करो, वो दिल की बुरी नहीं है। लेकिन दिल्ली की हवा, तुम तो जानते हो ना वहाँ कितना पॉल्यूशन है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा मेरा वहाँ। और पीहू का तो सोचो। देखो अगर हम साथ साथ रहेंगे तो। 1 मिनट प्रकाश, अगर तुम्हें हमारे साथ ही रहना होता ना तो कब का ट्रांसफर लेकर मुंबई आ चुके होते। तुम्हें अगर साथ रहना है तो यहाँ आ जाओ, वरना जो करना है करो। मैं रख रही हूँ फोन। बरखा, जब बरखा इस तरह पहले भी फोन बंद कर देती थी तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप मुंबई तक आ गए? सर पहले जब भी वो फोन बंद करती थी तो मैं अपनी पड़ोस वाली कविता आंटी से बोलता था उससे बात कराने के लिए, लेकिन इस बार जब कविता आंटी घर गई तो बरखा घर पे नहीं थी। फिर मैंने राशि को फोन किया तो राशि ने बोला कि वो भी मुंबई में नहीं है। सर मुझे उसके बाद घबराहट सी होने लगी, इसलिए मैं मुंबई चला आया। हेलो बेटा, तुमने वहां पहुंचकर कोई फोन ही नहीं किया? वहां सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पापा। पापा प्लीज आप जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, लेकिन प्रकाश बात क्या है ये तो बता। पापा बरखा नहीं रही। बरखा नहीं रही? ये तू क्या कह रहा प्रकाश? और पीयू भी हॉस्पिटल में। हाँ बेटा, लेकिन तू अपना ख्याल रख और पीयू का भी ख्याल रखना। हम जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं। पापा प्लीज आप जल्दी आ जाओ। हाँ बेटा हाँ। क्या हुआ? अरे वो कह रहा कि बरखा नहीं रही। आपने बरखा के घर वालों को खबर कर दी? सर बरखा का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं था। पेरेंट्स की डेथ करीब 12 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई थी। फिर आप बरखा से मिले कैसे? मेरा मतलब आपकी और बरखा की शादी कैसे हुई? तो जिस होटल में मैं रुका था बरखा वहां पे रिसेप्शनिस्ट थी। या ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी? क्या आपको नहीं पता किसी लड़की की फोटो खींचना गलत बात है? आप मेरी फोटो कैसे ले सकते हैं? अच्छा चेक इट। वो सॉरी सर, वो सॉरी से काम नहीं चलेगा जी, मतलब आपको मेरा रूम जल्दी रेडी कराना होगा प्लीज। श्योर सर। थैंक यू। वो हमारी पहली मुलाकात थी, फिर मेरी जॉब मुंबई में ही लग गई। हम लोग अक्सर मिलने लगे, फिर हम दोनों ने शादी का फैसला किया। आपके माता पिता इस शादी के लिए मान गए? नहीं सर, बरखा का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो लोग राजी नहीं हुए। इसके नाखून और उंगलियों पर जख्म है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को जोर से खींचने की कोशिश की। लगता है मदद की आवाज लगाने के लिए विंडो खोलने की कोशिश की। मौत का टाइम कब का है? 12 तारीख को दोपहर 12 से 5 के बीच में इसकी हत्या हुई है और इसका गला चाकू से काटा गया। मेरा अंदाजा सही था, बरखा की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी। सर बिल्डिंग का सीसीटीवी पिछले 2 हफ्तों से बंद है और वॉचमैन ने भी उस दिन किसी को आसपास आते जाते नहीं देखा। सर वैसे तो उसकी ड्यूटी 12 घंटे की रहती है, लेकिन वो दिन में लंच के लिए जाता है और तकरीबन 4 बजे के आसपास छत पर पानी भरने। सोसाइटी वाले भी समझते नहीं है, वॉचमैन का काम है गेट पे रहना। हो सकता है उसकी उसी एक्टिविटी का फायदा लेके कातिल अंदर घुसे होंगे। एक काम करो, जरा आसपास की बिल्डिंग की सीसीटीवी कवरेज का पता करो, किसी का कवरेज इस गेट की तरफ है या नहीं। ओके सर। सर मुझे अभी भी इस प्रकाश पर डाउट है। प्रकाश और बरखा पिछले 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान प्रकाश यहाँ रह रहे थे, तभी से जानती हूँ मैं उन्हें। अच्छा, तो दोनों का आपस में रिश्ता कैसा था? बहुत प्यार करते थे वो लोग एक दूसरे से, लेकिन अभी जब से प्रकाश दिल्ली गया है ना, तब बरखा थोड़ी रूठी रूठी रहती थी और 1-2 दिन बात भी नहीं करती थी उससे। मैंने समझा इस बार भी ऐसे कुछ होगा, लेकिन अच्छा, ये जब प्रकाश दिल्ली गया तो बरखा से कोई मिलने आता था? मेरा मतलब कोई भी औरत या आदमी? नहीं, बरखा बहुत रिजर्व थी, बस अपनी बच्ची में ही मस्त रहती थी वो। और मुझसे भी तभी बात होती थी जब उनका झगड़ा होता था।
और मैं फ़ोन पे उनसे बात कराने जाती थी। मतलब कोई भी बरखा से मिलने नहीं आता था? उसके रिलेटिव्स भी नहीं? नहीं, उस बेचारी का तो कोई था ही नहीं। माँ बाप थे, वो केदारनाथ गए हुए थे और वहीं बस एक्सीडेंट में मारे गए बेचारे। उसके पेरेंट्स की डेथ करीब 12 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई थी। सर प्रकाश के हिसाब से बरखा के माँ बाप की मौत ट्रेन हादसे में हुई, लेकिन कविता के हिसाब से उसके माँ बाप की मौत हरिद्वार में बस एक्सीडेंट में हुई। सर कैसे पता किया जाए कि कौन सच बोल रहा है? हो सकता है दोनों सच बोल रहे हो, क्योंकि इस बारे में झूठ बोल के उनको क्या हासिल होगा? झूठ बरखा बोल रही। सालों पहले एक झूठ उसने प्रकाश से बोला और अब कविता जी को अपने माँ बाप की मौत की एक नई कहानी सुना दी। हो सकता है सर, लेकिन सर बरखा को इस तरह झूठ बोल के क्या मिलेगा? कुलकर्णी, प्रकाश ने बताया था कि वो बरखा से एक होटल में मिला था जहाँ बरखा काम करती थी। जरा देखो उस होटल से बरखा के बारे में क्या पता चलता है। ओके सर। हेलो, ठीक है हम लोग आ रहे हैं। ओके सर, हॉस्पिटल से फोन था सर, पीयू को होश आ गया। चलो बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? देखो आपके लिए हम क्या लाए। लो। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम ना हमें एक अलमारी में मिली थी, वहां पर कैसे पहुंची? याद है कुछ? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा के पास जाना है। पापा है ना? डरो मत, मम्मा कहाँ है? डरो मत, डरो मुझे मम्मा के पास जाना है। पापा शांत हो जाओ। प्रकाश जी, आप जरा एक बार उससे पूछ के देखिए, उसका बयान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा, शांत हो जाओ। मम्मा के पास जाना है। पापा है ना अभी, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल आप हमें ये बताइए कि शादी से पहले बरखा कहाँ और किस होटल में काम करती है? जी हाँ सर, 6 साल पहले बरखा नाम की लड़की इसी होटल में काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट का। कहिए ना, आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? बरखा रहने वाली कहाँ की थी? सर ये नहीं पता। अच्छा, जब बरखा यहाँ पे काम करती थी तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए होंगे? हाँ सर, हम अपने एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखते हैं। हमें वो फाइल देखनी है। जी अभी मंगाता हूँ सर। शादी से पहले बरखा जिस होटल में काम करती थी, वहाँ से पता चला है कि बरखा कानपुर के उन्नाव की रहने वाली है। और जब मैंने उन्नाव पुलिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि बरखा 12 साल पहले किसी नंदन सिंह के साथ वहाँ से भाग गई है। नंदन सिंह? बरखा की मौत के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बरखा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा पुलिस के सामने आया था जिसने इस केस को नई दिशा दे दी। 12 साल पहले बरखा नंदन नाम के एक शख्स के साथ उन्नाव के एक पास के गांव से भागकर मुंबई आई थी। लेकिन उसके बाद बरखा की जिंदगी में क्या हुआ, नंदन और बरखा के रास्ते अलग क्यों हुए और क्यों बरखा अपने पति और अपनी जान पहचान के लोगों से झूठ बोल रही थी, ये अब तक एक राज था। इंसान या तो मजबूरी में झूठ बोलता है या फिर तब जब वो कुछ गलत करता है। तो बरखा के झूठ बोलने की वजह क्या थी? आखिर सच क्या था? आपसे बरखा ने किसी नंदन का जिक्र किया था? नंदन? नहीं सर, मैं किसी नंदन को नहीं जानता। कौन है ये? बरखा ने आपसे कई सारी बातें छुपाई हैं। पहले ये कि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। क्या? दूसरी ये कि वो कानपुर के पास उन्नाव की रहने वाली थी। आज से 12 साल पहले उसका नंदन के साथ अफेयर था और वो उसी के साथ भाग कर यहाँ आई थी। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? बरखा ये सब? आपको सचमुच बरखा के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बरखा के पेरेंट्स जिंदा है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, बरखा इतना बड़ा झूठ मुझसे नहीं बोल सकती। झूठ तो आपसे बोला गया है, अब हमें ये पता करना है कि और कौन कौन झूठ बोल रहा है। सर यहाँ तो नंदन का नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुलकर्णी, प्रकाश को देख के तो नहीं लगता कि उसे नंदन के बारे में कुछ भी पता है। सर फिलहाल तो सारा शक इस नंदन के ऊपर जा रहा है। कुलकर्णी तुम उन्नाव जाओ और पता करो कि बरखा और नंदन की जिंदगी में हुआ क्या था। मुझे भी लगता है कि बरखा की हत्या के तार उन्नाव से जुड़े हुए हैं। ओके सर। प्रकाश, बेटी डरो मत बेटा, हम तुम्हारे दादा दादी हैं। वो पापा आप लोग शायद पहली बार मिली है ना, इसलिए। बरखा भी इसे घर से बाहर ज्यादा जाने नहीं देती थी। आसपास के लोगों से ना खुद बात करती थी ना पीयू को करने देती थी।
बेटा ऐसा वही लोग करते हैं जिनके मन में चोर होता है। और प्रकाश, तुझे बरखा के बारे में पुलिस ने सब बता दिया ना? देख लिया ना कैसी थी वो? अरे झूठ बोलकर शादी की थी तुझसे। प्लीज मुझे चुप कराने से क्या होगा? जो हुआ वो बदल जाएगा। उस बरखा के साथ ना यही होना चाहिए था, जैसी करनी वैसी भरनी। खुद तो चली गई और तुझे छोड़ गई। देख पूरी जिंदगी पड़ी है तेरी। वीना, तुम जो मुझे इस तरह चुप करा देते हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। माँ हूं मैं इसकी, बुरा नहीं चाहूंगी। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम इसका भला नहीं चाहती? नहीं, बुरा तो हो गया, कर गई ना इसकी माँ बुरा। पीयू, क्या हरकत है ये? हाँ प्रकाश, बच्ची है, कोई बात नहीं। ये सब तेरी माँ इतनी बड़ी समझदार नहीं है, उस बच्ची को क्यों डांट रहा था? अवध जी, आप कुलकर्णी साहब मुंबई से हैं और ये नंदन सिंह के माता पिता हैं। साहब, हमें सच कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। पहले उसे पैदा करने की कीमत हम चुका चुके हैं। वो तो पहले ही मर चुका है हमारे लिए। देखिए आप घबराइए मत, हमें बस आपसे पूछताछ करनी है नंदन और बरखा के बारे में। अरे साहब, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? देखिए शायद आपको पता नहीं है लेकिन बरखा का खून हो गया। साहब, उसमें हम क्या कर सकते हैं साहब? वैसे ही हमारी जिंदगी जीते जी नरक बन चुकी है उन दोनों के कारण। क्या समझते हो तुम लोग? तुम बाप बेटे मेरे बेटी को भगा के ले जाओगे और मैं यहाँ शांति से बैठा रहूंगा? जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी सड़ना यही तू। सर हम सही कह रहे हैं, हम कुछ नहीं किया, सच बता रहे हैं। क्या केस बनाना है इस पे? किडनैपिंग का केस बनाओ। तो नहीं सर, पर ऐसा मत कीजिए सर। सब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब। इसका करियर बर्बाद हो जाएगा साहब। कल इसका बैंक के लिए इंटरव्यू है साहब, इसको जाने दीजिए। हम मेरी बेटी को लेके आ और अपने बेटे को ले जाओ। सर प्लीज सर बात सुनिए सर प्लीज। साहब, ऐसे औलाद भगवान दुश्मन को भी ना दे। मेरा बड़ा बेटा केवल, उसकी बैंक में नौकरी लगने वाली थी, वो तो बेचारा इंटरव्यू भी नहीं दे पाया। मेरी छुट्टी की शादी टूट गई और पता नहीं कितने दिन हमने उस शंभू के खौफ में गुजारे। साहब, उन दिनों बरखा का पिता शंभू हेड कांस्टेबल हुआ करता था। ये बात भी सही है कि उसने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी बरखा और नंदन का कुछ पता नहीं चला इतने सालों तक। शंभू अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे ही साहब को खबर लगी उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, समय सब कुछ भुला देता है। जिस केवल को मार पीट कर कभी इसने जेल में बंद कर दिया था, आज उसी केवल के साथ एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। साथ में उठना बैठना दोनों का। राशि जी, आपको 2 दिन पहले बुलाया था, आप अब आ रही हैं? सर एक्चुअली मैं अहमदाबाद गई हुई थी और वहाँ मुझे अर्जेंट काम था, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। आपकी फ्रेंड का मर्डर हो गया। खैर, पता चलने के बाद भी आप नहीं आई। कब से जानती थी आप बरखा को? यही करीब 10-11 सालों से। सर हम दोनों हॉस्टल में साथ रहते थे। तो इतने सालों में कभी उसने आपको बताया कि वो पहले से शादीशुदा थी? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि प्रकाश से शादी करने से पहले वो एक शादी और कर चुकी थी। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पहली बार ये सुन रही हूँ। मतलब बरखा ने ये बात आपसे भी छुपाई? आपकी बरखा से आखिरी बार बात कब हुई थी? हादसे से 1 दिन पहले रात को। किस बारे में बात हुई? यही कि मैं अहमदाबाद जाने वाली हूँ। अच्छा ये बताइए, बरखा और प्रकाश के बीच में रिलेशन कैसा था? सर वो दोनों बहुत ही हैप्पी कपल्स थे। प्रकाश का दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद उन दोनों के बीच दूरियां जरूर आ गई थी, लेकिन सर उन दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था। प्रकाश के दिल्ली जाने के बाद बरखा से कोई मिलने आया करता था क्या? मेरा मतलब है उसका पहला पति नंदन या फिर कोई और? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। प्रकाश का किसी लड़की से अफेयर वगैरह था क्या? या फिर बरखा को इस बारे में कोई शक हुआ हो या उसने आपसे ऐसी कोई बात शेयर की हो? नहीं सर। ठीक है, आप जा सकती हैं और शहर से बाहर जाने से पहले हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी सर।
सर, प्रकाश और बरखा की कॉल रिकॉर्ड्स आई है। हमारे काम का कुछ मिला? सर, इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसपे उनकी ज़्यादा बातें होती थी, और प्रकाश और बरखा के आपस में भी इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी। बरखा मर्डर केस एक जगह पर आकर रुक सा गया था। बरखा ने सभी से अपना अतीत छिपाया था। नंदन, जिसके साथ वो घर से भागी थी, उसका कहीं कुछ पता नहीं था। आखिर इन दोनों के अलग होने की वजह क्या थी, जबकि इन्होंने अपने प्यार की वजह से अपनों से भी दुश्मनी मोल ले ली थी। पुलिस का ऐसा मानना था कि भले ही बरखा का मर्डर 12 मार्च 2017 को हुआ था, लेकिन उसकी हत्या के तार 12 साल पहले से भी जुड़े हो सकते थे। पुलिस को प्रकाश पर भी शक था कि कहीं उसे बरखा के अतीत के बारे में पता तो नहीं चल गया था। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। प्यार और नफरत से भरे कई चेहरों के बीच बरखा की बेटी अपनी मां को ढूंढ रही थी। उसकी मां उसके सामने आई भी, लेकिन आखिरी बार। मम्मा, 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 आप इस तरह क्यों लेटे हो? मम्मा, आप ऐसे क्यों लेटे हो? मम्मा, मम्मा, आगे करो। मम्मा, 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 आगे करो। मम्मा, आगे करो। मम्मा, छोड़ दो मुझे। राम नाम, मम्मा, राम नाम, राम नाम, राम नाम।